नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू पर एकदम जान छिड़क रहा है, तमाम मुकदमों को खत्म कर दिया है, जो चाहिए वो मिल रहा है, जैसे चाहिए उनको दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में नीतीश की सरकार पर जिस तरीके का ईडी और सीबीआई का हमला हो रहा है, आंकड़ों के सहारे दिखाने की सिर्फ कोशिश हो रही है कि हमने बिहार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जिस पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडी और सीबीआई नीतीश के आसपास के लोगों की घेराबंदी इस तरीके से करनी शुरू कर दी है कि आने वाले समय में नीतीश की मुश्किलें बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस बेलागंज में उपचुनाव होना है, वहां से सबको मालूम था, सबको मालूम है कि मनोरमा देवी चुनाव लड़ेगी। सुरेंद्र यादव को वही जवाब दे सकता है। और सुरेंद्र यादव जिस मिजाज के हैं, उस मिजाज के साथ सामने खड़े होकर नजर में नजर मिलाकर लड़ने वाला है तो मनोरमा देवी का परिवार ही है। उसके यहां ठीक पहले एनआईए का रेड हो गया। यह अलग बात है कि उस एनआईए के रेड में डीएसपी पकड़े गए जो बीजेपी के पूर्व विधायक के दामाद हैं, लेकिन रेड तो हुआ, मुकदमा तो दर्ज हुआ, पैसे बरामद हुए। जिस मिजाज से वो चुनाव लड़ता उस मिजाज में तो कमी आई, नुकसान तो उसको हुआ, जबकि सबको पता था कि बेलागंज से कौन चुनाव लड़ने वाला है। तो नीतीश का जो श्योर शॉट सीट कह सकते हैं, उस सीट के पर जिस प्रत्याशी को नीतीश आशीर्वाद देने वाले थे, उन पर कार्रवाई हो जाती है। क्या पूरे देश में अभी जो राजनीतिक माहौल है, या मोदी जब से सरकार में आए हैं और जिनका जिनका उन पर आशीर्वाद आया है, पड़ा है, क्या उनके साथ, उनके करीबियों के साथ कहीं देश की राजनीति में कहीं कुछ हुआ क्या? जबकि उलट जो कितना भी चार्ज वाला क्यों नहीं हो, कितना भी आरोप क्यों ना हो, साथ आए तो चंद्रबाबू नायडू जैसा सारा मुकदमा खत्म हो जाता है। तो फिर नीतीश के करीबियों पर मुकदमा क्यों? ठीक है, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिजली बोर्ड के चेयरमैन भ्रष्ट, बहुत भ्रष्ट है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो नीतीश कुमार का है। क्या सत्ता और सरकार में बने रहते हुए बीजेपी और बीजेपी समर्थित राज्यों में किसी भी ब्यूरोक्रेट के यहां ईडी और सीबीआई का छापामारी हुआ है क्या? मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा के जो मित्र हैं नीतीश कुमार के, जिनके प्रयास से ये इंडिया गठबंधन से बीजेपी के गठबंधन के साथ आए, और जो परिणाम आया वो परिणाम दिखा रहा है कि नीतीश अगर पाला नहीं बदलते तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये तो बात एक सत्य है। तो फिर उस ब्यूरोक्रेट के यहां छापा क्यों, और फिर उस ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी क्यों हुई? और यह तय है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद बिहार के जदयू से जुड़े हुए कई बड़े नेता कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो उनका जेल जाना तय है, क्योंकि संजीव हंस अकेले नहीं खाए होंगे। संजीव हंस के जितने भी पैसे की उगाही उन्होंने की है, हालांकि वो ऊर्जा विभाग का छोटा प्यादा है, सब कुछ मलाई तो खत्म हो चुका था। जो जनाब थे वहां पहले, उसने तो सारे के सारे मलाई खा चुके थे। वो तो सिर्फ अब मट्ठा बचा हुआ था कुछ, जिस मट्ठा में पुराने वाले साहब का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर सब कुछ हो गया। ये अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट पर इस तरीके की कार्रवाई
क्या एक भी उदाहरण है जहां बीजेपी की सरकार है? क्या उन सरकारों में सभी के सभी ईमानदार अधिकारी हैं? तो ये क्या दिखा रहा है, या क्या ये क्या संकेत है? और जिस तरीके से ईडी एक रेप के मामले को लेकर, शुरुआत देखिए, शुरुआत कैसे हुआ कि एक महिला ने संजीव हंस पर रेप का आरोप लगाया, उस मुकदमे को ईडी ने टेक ओवर करके छापेमारी शुरू किया, और छापेमारी करते करते ऐसे जगह पर पहुंच गया जहां बिहार के अधिकांश ब्यूरोक्रेट और नेता का पैसा इन्वेस्ट है। बात हम सिंगला कंपनी की कर रहे हैं, जो 20 करोड़ रुपया लेके 2005 में बिहार में आया था, आज 50,000 करोड़ का वो व्यापारी बन गया है, मतलब ठेकेदार बन गया है। उसके यहां रेड होता है, उस बलात्कार वाले मामले में ईडी टेक ओवर करके केस, और जब हाई कोर्ट उस केस को डिसमिस कर दिया तो फिर एक नए तरीके से पूरा एविडेंस के साथ इकोनॉमिक ऑफेंस को लिखा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, इनके खिलाफ ये सारे तथ्य सामने हैं। और उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस ने एफआईआर दर्ज किया, और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ उस केस को ईडी ने टेक ओवर कर दिया। मतलब मंशा तय था कि किसी भी परिस्थिति में हमें बिहार की ब्यूरोक्रेसी को घेरना है, हमें बिहार की ब्यूरोक्रेसी को नतमस्तक करना है, हमें बिहार की ब्यूरोक्रेसी पर जो नीतीश की पकड़ है उस पकड़ को कमजोर करना है। चर्चा तो यही है। और फिर सिंगला के यहां रेड करके लाल डायरी बरामद कर जदयू के कई बड़े नेताओं का उन्होंने नींद हराम कर दिया, क्योंकि सिंगला के यहां से जितना कट था नेताओं के, उन्हें जदयू के ही नेता के पास बहुत सारी राशि गई है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी राशि उस कंपनी में लगी हुई है। आज अगर ईडी जिस साहस के साथ, जिस ईमानदारी के साथ गुलाब यादव और संजीव हंस को गिरफ्तार किया है, उसी साहस और ईमानदारी के साथ इस केस में जितने लोग अभियुक्त बने हैं, अगर उससे पूछताछ और उसकी गिरफ्तारी शुरू हो जाए तो पूरी सरकार हिल जाएगी। तो फिर इस दोस्ती का मतलब क्या है? भाई आपसे तो दोस्ती का यही मतलब है ना कि पुराना जितना पाप है वो वॉशिंग मशीन में धो जाएगा। अब आप स्वतंत्र हैं, जो करना है, जो जैसे भी करना है कर दीजिए, आपको लाइसेंस मिल गया। आपके आसपास कहीं ईडी, सीबीआई और एनआईए फटक नहीं सकता है, लेकिन ऐसा तो दिख नहीं रहा है। इस बार जब से गठबंधन के साथ आए हैं, पिछली बार जदयू के विधान पार्षद जो कहीं न कहीं पार्टी को आर्थिक रूप से सहयोग करते होंगे, राधाचरण सेठ, उसको गिरफ्तार कर लिए, उसके बेटा को गिरफ्तार कर लिए, कई महीने तक वो लोग जेल में रहा। एक भाई चुनाव लड़ने के लिए कहीं से पैसा आना चाहिए ना, तो एक जो बड़ा सोर्स था, स्रोत, उस स्रोत को आपने काट दिया। और अब जो दूसरा नेटवर्क था, उस नेटवर्क पर भी आपने हमला बोला है। इससे पहले कभी सृजन में तो आपने हाथ नहीं डाला नीतीश कुमार पर, या नीतीश कुमार के किसी ब्यूरोक्रेट पर। ये अचानक हो क्या गया है? क्या माना जाए कि नीतीश की घेराबंदी हो रही है, या फिर ये माना जाए कि 2025 के चुनाव में तक नीतीश भले मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 2025 के चुनाव के बाद, परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ना रहे, इसकी कवायद तो ये नहीं है। बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पार्टी के अंदर नीतीश के आइडियोलॉजी के खिलाफ, नीतीश के अभिमत के खिलाफ अशोक चौधरी जैसे नेता बगावत कर रहे हैं, उनके पार्टी के अंदर गुटबंदी बढ़ रही है, उनके पार्टी के लोग उन्हीं के आइडियोलॉजी के खिलाफ जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भले ही नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, लेकिन 2025 में नीतीश मुख्यमंत्री ना हो, इसकी कोशिश उनके पार्टी के अंदर से भी तो नहीं शुरू हो गया है? बड़ा सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं जो ईडी की इस कार्रवाई से संकेत तो दे रहा है।
और ये संकेत साफ है कि दिखाने के लिए भले बीजेपी नीतीश के साथ खड़ा है, नीतीश के हर फैसले के साथ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। नीतीश को लेकर जो बयानबाजी हो रही थी वो बयानबाजी अब नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ा बदलाव है। जो बयान बहादुर सब थे अब नीतीश को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा है कि नीतीश के साथ हम खड़े भी हैं और नीतीश की पीठ में छुरा भी मार रहे हैं? संकेत तो कुछ ऐसा ही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है ईडी की इस कार्रवाई से नीतीश की सरकार अस्थिर जरूर हो गई है और इसका लाभ हमें लगता है कि अमित शाह 2025 के विधानसभा चुनाव में परिणाम आते ही उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश का चेहरा हटाकर हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश का मुखौटा दिखाकर जैसे ही चुनाव परिणाम पक्ष में आए उस मुखौटा को बदल दे, ये कोशिश होता हुआ तो जरूर दिख रहा है।